बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री, एंग्लो सैक्सन एज एंड एंग्लो नॉर्मन एज। एंग्लो सैक्सन ये एक ट्राइब है, इसी तरह एंग्लो नॉर्मन भी एक ट्राइब है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, एंग्लो सैक्सन एज और एंग्लो नॉर्मन एज, इसके इंपॉर्टेंट वर्क कौन कौन से हैं। सो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर इस तरह क्वेश्चंस आते हैं तो आपने पेपर में कैसे सॉल्व करने हैं। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द एंग्लो सेक्सन एंड द एंग्लो नॉर्मन एज आर टू डिस्टिंक्ट पीरियड्स इन इंग्लिश लिटरेचर। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये दो डिफरेंट पीरियड्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में। दे प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द लैंग्वेज एंड कल्चर। इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज और जो कल्चर है उसको शेप करने में। अब एंग्लो सैक्सन एज कब स्टार्ट हुआ था? ये 450 से लेके 1066 तक। ठीक है, यहाँ ये इसका टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड आप लोगों ने भूलना नहीं है और ये एक एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। सो ये वैलिड पॉइंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, ओल्ड इंग्लिश। अब एंग्लो सैक्सन में क्या आता है? सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश आता है। लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड इज़ रिटन इन ओल्ड इंग्लिश, अ जर्मैनिक लैंग्वेज। जब इंग्लिश लिटरेचर इस वक्त लिखा जा रहा था तो ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा जा रहा था। मींस ओल्ड इंग्लिश, आपने अगर आप बीएस इंग्लिश कर रहे हैं तो उसमें आपने कुछ वर्ड्स देखे होंगे, कुछ सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस थे जो आजकल लाइक यूज़ तो नहीं होता। ओल्ड इंग्लिश बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन जब आप बीएस इंग्लिश करते हैं तो ऑब्वियसली आप उसमें से आपको कुछ ना कुछ बताया जाता है कि ये ओल्ड इंग्लिश था, ये मिडल इंग्लिश, फिर उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट की होगी, जिसमें जैसे हम कहते हैं यू, योर, योर्स। ओल्ड इंग्लिश में यू किस तरह लिखा जाता था, इसी तरह योर, योर्स किस तरह लिखा जाता था। दूसरा है ओरल ट्रेडिशन। मच ऑफ द लिटरेचर वाज इनिशियली ट्रांसमिटेड ओरली इंक्लूडिंग एपिक पोएम्स लाइक बीवोल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इंग्लिश का सबसे पहला एपिक पोएम कौन सा है इंग्लिश लिटरेचर का। तो ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया था और बीवोल्फ, बीवोल्फ जो है ये पहला एपिक पोम था। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि उस वक्त जो लिटरेचर लिखा जाता था वो लाइक लिखा नहीं जाता बल्कि उसको ओरली जो था, ओरली जो है लाइक लोग रिप्रेजेंट करते थे लिटरेचर को। फिर उसके बाद है एपिक पोइट्री। एपिक पोइट्री में ऑब्वियसली हम जो हीरोइक थीम्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, यानी गुड और एविल को डिस्कस करते हैं। दिस पीरियड इज़ नोन फॉर इट्स एपिक पोइट्री ओपन फीचरिंग हीरोइक थीम्स एंड द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एविल। तो ये एक ऐसा दौर था, ये एंग्लो सैक्सन पीरियड, जिसमें जो पोइट्री लिखी जाती थी वो एपिक पोइट्री लिखी जाती थी। सो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना। यहाँ पे हम करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। अब पेपर में जब इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, खैर ये मैं आपको मिड में भी बताऊंगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट बता रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले लाइक एंग्लो सैक्सन के बारे में बताना है। ठीक है, मैंने बताया ना कि ये ट्राइब्स थे और इन्होंने कितनी हुकूमत की, 450 से लेकर 1066 तक हुकूमत की। ठीक है, फिर इसके बाद आपने करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जो आता है वो शॉर्ट में आता है या लॉन्ग में आता है। अगर लॉन्ग में आता है तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने हैं। अगर शॉर्ट्स में आता है तो आप लोगों ने जस्ट सिंपल, आपको पता है अगर 4 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का है तो कितना आप लोगों ने लिखना है, 1 पेज या 1.5। अगर लॉन्ग है तो आप 3 पेजेस तक इसको ले जा सकते हैं। उसके बाद है क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस। विद द क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ इंग्लैंड, क्रिश्चियन थीम बिगेन टू अपेयर इन लिटरेचर। अब ऑब्वियसली ये जो एंग्लो सैक्सन्स थे ये भी क्रिश्चियंस में ही आते हैं। तो क्या हुआ, जो क्रिश्चियनिटी के जो थीम्स होते हैं यानी उनके मज़हब के जो थीम्स होते हैं वो लिटरेचर का हिस्सा बन गए। यानी हर वर्क में क्रिश्चियनिटी को डिस्कस करने में मज़हब को ज़्यादा फोकस किया जाता था। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब है रिपीटिशन ऑफ साउंड्स। अ प्रोमिनेंट पोएटिक डिवाइस वाज एलिट्रेशन। तो ये एक पोएटिक डिवाइस है, ठीक है। द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। तो इसमें क्या होता था, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स थे जो स्टार्ट में आते हैं उनको रिपीट किया जाता है। ये एलिट्रेशन की एक डिफिनीशन है, ठीक है। द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, ये प्रॉपर डिफिनीशन है एलिट्रेशन की। सैगस एंड एलिजीज।
The literature includes sagas like Beowulf and elegiac poems like the Seafarer. तो ये भी दो भी ऐसे पोएम्स है। बीवोल्फ का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये एक एपिक पोएम है, ठीक है। इसी तरह एलेजिक पोएम्स कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास जो ओल्ड पोएम आता है सबसे पहला वो है द सी फारर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बीवोल्फ कौन सा पोएम है और ये जो दूसरा है द सी फारर। अब इम्पॉर्टेंट वर्क कौन कौन से हैं इस पीरियड के, एंग्लो सैक्सन पीरियड के, और ये इस तरह क्वेश्चन भी आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि आपने बताना है इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में कि इम्पॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन से हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड के। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट वर्क्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। आप लोग इसको अगर लिखेंगे इंशाल्लाह अच्छे खासे नंबर ले सकते हो। बीवुल्फ, बीवुल्फ क्या है? ये एन एनोनिमस एपिक पोएम दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ दिस हीरोइक बीवुल्फ एंड हिज बैटल्स विद मॉन्स्टर्स। तो ये बीवुल्फ ये एक हीरो था, ठीक है, और इसकी लड़ाई किसके साथ थी? मॉन्स्टर्स के साथ थी। और ये जो पोएम है ये एपिक पोएम है। फिर उसके बाद है द एग्जेटर बुक, ये दूसरा वर्क है। अ मैन्यूस्क्रिप्ट कंटेनिंग वेरियस ओल्ड इंग्लिश पोएम्स इंक्लूडिंग रिडल्स एंड रिलीजियस वर्सेस। रिडल्स का मतलब है पहेलियाँ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा वर्क था, ये एक में ऐसा स्क्रिप्ट था जिसमें ओल्ड इंग्लिश पोएम्स को जो है लाइक लिखा गया था, और इसमें जो रिडल्स वगैरह है और रिलीजियस वर्सेस जो है इंक्लूड किए गए थे। Caedmon, often regarded as one of the earliest English poets, known for religious hymns। तो ये भी ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो ओल्ड इंग्लिश यानी जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है, ये इसमें ज़्यादातर जो है मज़हब को लाइक उनके जो थीम्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे रिलीजियस हम्स एक किस्म के सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, रिलीजन से रिलेटेड होते हैं। तो ये चीज़ें जो है डिस्कस की गई है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एंग्लो नॉर्मन एज। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1066 से लेके 1350 तक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे जो है 1066 तक जो एंग्लो सैक्सन पीरियड था, एंग्लो सैक्सन पीरियड की बात कर रहा हूँ, उसकी एंडिंग होती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मन आ जाते हैं। ये एंग्लो नॉर्मन जो है ये अगला कबीला है, नेक्स्ट कबीला है। तो इनकी हुकूमत फिर स्टार्ट होती है 1066 से लेके 1350 तक। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? यानी आपसे पूछा जा सकता है कि एंग्लो सैक्सन एंग्लो नॉर्मन पीरियड क्या है, तो आपने ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। नॉर्मन कंक्वेस्ट्स, ठीक है। दिस पीरियड बिगेन विद द नॉर्मन कंक्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड इन 1066। इंग्लैंड में आके इन्होंने जो है लाइक शिकस्त दी थी किसको? एंग्लो सैक्सन्स को। और इन्होंने अपनी हुकूमत स्टार्ट की किसकी सरबराही में? कौन इनको लीड कर रहा था? विलियम, जो कि कंकरर था, यानी इसने इनको पता दिलाई थी। ट्रांसिशन टू मिडल इंग्लिश, while Latin and Old English continued to be used, there was a transition to Middle English। कहते हैं कि ओल्ड इंग्लिश उसी तरह थी, लैटिन भी उसी तरह जारी रही, लेकिन मिडल इंग्लिश ने जो है एग्जिस्टेंस हासिल की। मिडल इंग्लिश क्यों आई? ऑब्वियसली नया कबीला है तो अपने साथ कोई ना कोई लैंग्वेज तो ज़रूर है लेकर आएगी। इसी तरह चिवलेरिक रोमांसेस, literature of this era included chivalric romances like Sir Gawain and the Green Knight and Tristan and Iseult। Courtly love, the concept of courtly love involving complex relationship between knights and ladies became a prominent theme। तो इसमें जो लाइक जो लव के बारे में चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, यानी उस वक्त भी लोगों को जो थे लाइक कम्प्लेक्स रिलेशनशिप रखते थे एक दूसरे से, ठीक है, जैसे यहाँ पे लेडीज़ और नाइट्स की बात हो रही है। इसी तरह Arthurian legends including the tales of King Arthur and the Knights of the Round Table gained popularity। तो अर्थरियन लाइक ये जो है ये भी एक बादशाह थे, ठीक है, उनकी तरफ लाइक हिंट है कि उसके टेल्स को, यानी किंग जो ये यहाँ पे मेंशन भी है, किंग आर्थर के जो टेल्स हैं उनको डिस्कस किया जाता था, और इसी तरह उसको भी पॉपुलैरिटी मिली। पोइट्री एंड प्रोज़ का तो आपको पता है, किसी भी चीज़ को फ़्लो में लिखना मीन्स ये चीज़ों का ख्याल नहीं रखना कि कहाँ पे मैंने राइम स्कीम या ये चीज़ें यूज़ करनी है। पोइट्री का तो ऑब्वियसली आपने इसमें राइम स्कीम वगैरह सब कुछ देखना होता है, मीटर वगैरह। बिसाइड्स पोइट्री, प्रोज वर्क्स लाइक द एंक्रियन वॉइस, अ गाइड फॉर
एंक्रेसिस एंड इमर्ज्ड। तो ये एक वर्क है प्रोज का, ये नाम आप लोगों ने याद रखना है। इम्पोर्टेंट वर्क्स, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट वर्क्स एंड राइटर्स, सर गाविन एंड द ग्रीन नाइट, एन एनोनिमस चिवलरिक रोमांस दैट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ चिवलरी एंड हॉनर। तो इसमें जो आपको थीम्स देखने को मिलते हैं वो चिवलरी के और हॉनर के थीम्स हमें देखने को मिलते हैं। Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer, although he is better known for his late works, Chaucer's The Work of the Duchess and The House of Fame reflect elements of the Anglo-Norman age. कहते हैं कि बेशक इसके काम यानी इसके जो वर्क्स हैं वो थोड़े लेट थे, लेकिन इसके जितने भी वर्क्स हैं उसमें आपको ये जो थीम्स एंग्लो नॉर्मन एज के हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, यानी उसके जो एलिमेंट्स हैं उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है। उसके बाद है मैरी दी फ्रांस। ऑब्वियसली ये फ्रेंच पोइट थी। सो अ फ्रेंच पोइट हु रोट लेस शॉर्ट नैरेटिव पोएम्स दैट ऑफन फीचर्ड कोर्टली लव थीम्स। इसी तरह these two periods represent significant phases in the development of English literature. The Anglo-Saxon age laid to the foundation for the English language, while the Anglo-Norman introduced new literary forms and themes under the influence of Norman culture and French language. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी डिस्कस हुए हैं कि एंग्लो सेक्सन ने ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज की बुनियाद रखी। देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से पीरियड ने इंग्लिश लैंग्वेज की बुनियाद रखी, तो आप लोगों ने सिंपल बताना एंग्लो सेक्सन, क्योंकि ये पहला ही पीरियड था। आपसे कोई भी पूछे कि इंग्लिश का पहला पीरियड कौन सा था तो आप सिंपल बताएंगे कि एंग्लो सेक्सन पीरियड। फिर दूसरा पॉइंट है कि एंग्लो नॉर्मन ने क्या किया, उन्होंने लिटरेरी फॉर्म्स और थीम्स को जो है इंट्रोड्यूस कराया, उसका इन्फ्लुएंस रहा। तो नॉर्मन कल्चर एंड फ्रेंच लैंग्वेज, उससे क्या हुआ, नॉर्मन कल्चर जो है प्रोमोट हुआ था और फ्रेंच लैंग्वेज भी इसी तरह प्रोमोट हुई। लेकिन उन्होंने जो है इंग्लिश को मुकम्मल तौर पे इग्नोर नहीं किया, बल्कि इंग्लिश के बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो आपको फ्रेंच से, जर्मन से, लैटिन से उसमें से आपको देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा जो टॉपिक होगा वो भी इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, उसके पीरियड से रिलेटेड होगा। सो कोई भी वीडियो इग्नोर नहीं करना इंशाल्लाह, ये आपको बेस्ट से बेस्ट समझ आ जाएगी कि इस पीरियड्स में हुए क्या थे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।